Hello everyone, welcome to the class. In our last lecture, we covered section 11 of CPC, that is res judicata, and in this lecture we will see section 12, that is bar to further suit. बार मतलब क्या, रोका जाना. तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में ऐसे कुछ सेक्शंस है, ऐसे कुछ रूल्स है, उसमें रोका गया है, फर्दर सूट इंस्टीट्यूट करने से रोका गया है. वेर अ प्लेंटिफ, तो हम एक बार बेयर एक्ट में क्या दिया है वो देख लेते हैं. वेर अ प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन. वेर अ प्लेंटिफ मतलब कौन, जो सूट फाइल करता है, इज प्रिक्लूडेड बाय रूल्स. प्रिक्लूडेड बाय रूल्स मतलब क्या, जिसे कोड रूल्स में रोका गया है फर्दर सूट इंस्टीट्यूट करने से इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर cause of action. He shall not be entitled to institute in respect of such cause of action in any code to which this code applies. तो वो पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के रिस्पेक्ट में वो प्लेंटिफ किसी भी कोर्ट में जिस कोर्ट पे कोड अप्लाई होता है वहाँ पे वो सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता. मतलब अगर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में रोका गया है तो प्लेंटिफ उस कॉज ऑफ एक्शन पे सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता. तो ऐसे कौन से सेक्शंस और रूल्स कोड में दिए हैं जिसमें फर्दर सूट इंस्टीट्यूट करने से रोका गया है वो हम देखेंगे. द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर प्रिक्लूड्स अ प्लेंटिफ फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट इन द फॉलोइंग सेक्शंस एंड ऑर्डर्स. सेक्शन 11, ये कौन सा, सेक्शन 12 है, लास्ट सेक्शन था सेक्शन 11. सेक्शन 11 में हम देखा, लास्ट वीडियो में हम देखे थे वेयर सूट इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा. रेस जुडिकाटा मतलब क्या, वो पूरा उस वीडियो में मैंने डिटेल में दिया है, फिर भी हम ऊपर से देखते हैं. जैसे रेस जुडिकाटा मतलब मैंने कोई सूट इंस्टीट्यूट किया था, उस पर कोर्ट ने डिक्री पास कर दी है या कोर्ट ने उसका डिसीजन दे दिया है, और अगर वो सूट का जो कॉज ऑफ एक्शन था उस कॉज ऑफ एक्शन को लेकर बिटवीन द सेम पार्टीज अगर वापस कोई सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है तो कोर्ट उस सूट को ट्राई नहीं करेगा या कोर्ट उस सूट को इंस्टीट्यूट होने नहीं देगा, उसको बार कर देगा. मतलब कोई सेम सूट पे कोर्ट उसको दोबारा एंटरटेन नहीं करेगा. ये रेस जुडिकाटा है. सूट इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, बार टू फर्दर सूट. नाउ सेक्शन 21A, बार ऑन अ फर्दर सूट टू सेट असाइड अ डिक्री ऑन अ ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सूट. इस सेक्शन के टाइटल में ही दिया गया है बार ऑन अ फर्दर सूट, मतलब फर्दर सूट इंस्टीट्यूट करने से रोका जा रहा है. तो इस सेक्शन में क्यों रोका जा रहा है, बार ऑन अ फर्दर सूट टू सेट असाइड अ डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग. मतलब फर्दर सूट इंस्टीट्यूट करने का जो रीज़न है, जो मोटिव है, वो ये है कि जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है उसकी जो डिक्री है वो आपको सेट असाइड करनी है, ये रीज़न की वजह से कि वो जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है उसका जुरिस्डिक्शन गलत था. मतलब हम सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं. अगर ए ने बी के खिलाफ कोई सूट इंस्टीट्यूट किया था और उस सूट में अब डिक्री पास हो चुकी है और वो सूट ए के फेवर में पास हो चुका है. अब बी क्या करता है, फर्दर सूट इंस्टीट्यूट करता है और कहता है कि वो डिक्री जो पहले सूट हुआ था उसकी डिक्री सेट असाइड कर दीजिए, क्योंकि जो सूट इंस्टीट्यूट हुआ था उसका जुरिस्डिक्शन सही नहीं था, वो सही कोर्ट में इंस्टीट्यूट नहीं हुआ था, उसका जुरिस्डिक्शन ही गलत था. तो अगर आप ये कह के अब कोई सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो तो वो फर्दर सूट बार कर दिया जाएगा, वो इंस्टीट्यूट नहीं होगा. No suit shall lie challenging the validity of a decree passed in a former suit. कोई भी सूट ये कह के चैलेंज नहीं किया जाएगा कि उसकी जो डिक्री पास हुई थी इन फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल ऑन एनी ग्राउंड बेस्ड ऑन अ ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग. ये ग्राउंड पे कि उसका प्लेस ऑफ सुइंग गलत था या उसको जुरिस्डिक्शन से लेके कोई भी ऑब्जेक्शन लेकर फर्दर सूट इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता.
तो इसका क्या रीज़न है, क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट हुआ था, उसमें डिग्री पास हुई थी, तो आपने वही सूट के इंस्टीट्यूशन के टाइम पे तब भी ऑब्जेक्शन लेना था। मतलब ये एग्जाम्पल में बी ने तब भी ऑब्जेक्शन लेना था उसके प्लेस ऑफ सुइंग से। आप डिग्री आने के बाद फर्दर सूट इंस्टीट्यूट करके ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। बस इतना ये सेक्शन में कहा गया है। Now, section 47, questions to be determined by the court executing decree. All question arising between the parties to the suit in which the decree was passed or their representative and relating to the execution or discharge or satisfaction of the decree shall be determined by the court executing the decree and not by a separate suit. मतलब जो भी क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं बिटवीन द पार्टीज टू द सूट रिगार्डिंग द डिक्री विच वॉज पास्ड बाय द कोर्ट, तो वो जो भी क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं वो जो कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट कर रहा है वो डिटरमाइन करेगा। उसके लिए कोई भी सेपरेट सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्वेश्चंस डिटरमाइन करने के लिए कोई सेपरेट सूट फाइल नहीं होगा। जो कोर्ट एग्जीक्यूट कर रहा है डिक्री को, वही कोर्ट उस क्वेश्चंस को डिटरमाइन करेगा। तो मतलब नॉट टू फाइल अ सेपरेट सूट, दैट इज बार टू फर्दर सूट। नाउ सेक्शन 95, compensation for obtaining arrest, attachment or injunction on insufficient grounds. If it appears to the court that there was no reasonable or probable ground for instituting the suit by the plaintiff, or if it appears to the court that the order of arrest, attachment or injunction was applied against the defendant on insufficient grounds, मतलब अगर कोर्ट को लग रहा है कोई इनसफिशिएंट या अनरीजनेबल ग्राउंड पे प्लेंटिफ ने सूट इंस्टीट्यूट किया है या कोई इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे प्लेंटिफ ने कोई ऑर्डर कोर्ट से पास करवा के ली है, तो ऐसे केस में defendant may apply to the court and the court may upon such application award against the plaintiff by its order such amount as it deems a reasonable compensation to the defendant for the expense or injury caused to him. तो अगर ऐसे कोर्ट को लगा और डिफेंडेंट ने कोई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल किया कि बाबा प्लेंटिफ ने अनरीजनेबल ग्राउंड्स और इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे सूट फाइल किया है या कोई कोर्ट की ऑर्डर पास करवा के ली है, तो मुझे कंपेंसेशन चाहिए, ऐसा कोई एप्लीकेशन फाइल किया है, तो एनी ऑर्डर डिटरमाइनिंग एनी सच एप्लीकेशन शैल बार एनी सूट फॉर कंपेंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन। तो ऐसे एप्लीकेशन पे अगर कोर्ट ने कुछ ऑर्डर कर दी है कंपेंसेशन के, डिफेंडेंट को कंपेंसेशन मिलेगा, ऐसे कोई ऑर्डर कर दी है, तो वो ऑर्डर फर्दर सूट इंस्टीट्यूट करने को बार कर देगी। इन शॉर्ट, अगर डिफेंडेंट ने सेक्शन 95 के अंडर एप्लीकेशन फाइल किया फॉर कंपनसेशन और कोर्ट ने उस एप्लीकेशन पे ऑर्डर भी पास कर दी, तो डिफेंडेंट फिर उसके बाद कंपनसेशन के लिए नया सूट फाइल नहीं कर सकता। एक बार अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दी उस एप्लीकेशन पर, तो नया सूट फाइल नहीं कर सकता। It means any order determining such application shall bar further suit for the compensation. Now, section 144, subsection 2, no suit shall be instituted for the purpose of obtaining any restitution or other relief which could be obtained by application under subsection 1. मतलब अगर कोई रिलीफ, रेस्टिट्यूशन या कोई भी रिलीफ सब सेक्शन 144 सबसेक्शन 1 के अंडर एप्लीकेशन देके मिल रहा है, तो उसके लिए नया सूट इंस्टीट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेक्शन 144 सबसेक्शन 2 में दिया गया है। तो ये सेक्शन नया सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए बार कर रहा है, रोक रहा है। बस इतना ही ये सेक्शन में दिया है। नाउ ऑर्डर टू रूल 2, suit to include the whole claim.
मतलब सूट में पूरा क्लेम इंक्लूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आधा क्लेम इस सूट में मांग रहे हो और बचा हुआ क्लेम दूसरा सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। सूट में पूरा क्लेम इंक्लूड होना चाहिए। Where a plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquish any portion of his claim, he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquished. मतलब अगर प्लेंटिफ ने एक सूट फाइल किया और उसमें वो कुछ क्लेम मांग रहा है, तो क्लेम का कुछ पोर्शन उसने ओमिट कर दिया या इंटेंशनली रिलिंक्विश मतलब इंटेंशनली छोड़ दिया, तो वो पोर्शन दूसरा सूट फाइल करके प्लेंटिफ वापस मांग नहीं सकता। मतलब जो छोड़ दिया या इंटेंशनली छोड़ दिया वो वापस दूसरा सूट फाइल करके प्लेंटिफ उस क्लेम को मांग नहीं सकता। ऑर्डर टू रूल 2 वहाँ पे प्लेंटिफ को बार करेगा, फर्दर सूट इंस्टीट्यूट करने से प्लेंटिफ को बार कर देगा। नाउ ऑर्डर 9 रूल 9 decree against plaintiff by default bars fresh suit. Where suit is wholly or partly dismissed under Rule 8, the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit in respect of the same cause of action. मतलब अगर कोई सूट अंडर रूल 8 होली या पार्टली डिसमिस हुआ है, रूल 8 क्या है? ऑर्डर 9 रूल 8, रूल 8 मतलब ऑर्डर 9 रूल 8 डिसमिसल ऑफ सूट ऑन नॉन अपीयरेंस ऑफ प्लेंटिफ। मतलब अगर सूट फाइल हुआ है, प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया है और उसके बाद वो अपीयर ही नहीं हुआ वो मैटर में, तो कोर्ट उस सूट को डिसमिस कर देगी। तो अगर ऐसा सूट अगर कोई डिसमिस हो चुका है तो उसको वापस इंस्टीट्यूट नहीं होगा। तो ऑर्डर 9 रूल 9 ऐसा सूट इंस्टीट्यूट होने से बार कर देगा, उसको बार कर देगा, बार टू फर्दर सूट। Now, Order 22, Rule 9, Effect of abatement or dismissal. Where suit abates or is dismissed under this order मतलब Order 22, no fresh suit shall be brought on the same cause of action. मतलब अगर कोई सूट अबेट हुआ, अबेट मतलब क्या? एंड ऑफ सूट, और कोई सूट डिसमिस हुआ इस ऑर्डर के अंडर, तो फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट नहीं होगा। तो ऑर्डर 22 के अंडर कैसे अबेटमेंट दिया है? अबेटमेंट ड्यू टू डेथ, मैरिज और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज। इन किसी भी रीजन के वजह से अगर सूट अबेट या डिसमिस हुआ तो फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट नहीं होगा ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में ये सेक्शंस और कुछ ऑर्डर दिए हैं जिसमें फर्दर सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए बार किया गया है, मना किया गया है। आई होप आपको ये सेक्शन पूरा समझ में आ गया हो। दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैंने सीपीसी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप पुराने सेक्शंस भी वो प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। थैंक यू।